उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में निलंबित डीएसपी आर्शिकांत शुक्ला से जुड़ा मामला बीते दिनों से जिस तरह सुर्खियों में छाया हुआ है, उसने न केवल पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि राज्य प्रशासन के भीतर भ्रष्टाचार, शक्ति के दुरुपयोग और वित्तीय पारदर्शिता की स्थिति को लेकर भी व्यापक बहस छेड़ दी है। क्योंकि एक पुलिस अधिकारी के पास कथित रूप से इतनी अधिक संपत्ति, इतने संसाधन, इतने बड़े लेन देन और इतने प्रभावशाली संपर्क किस तरह मौजूद थे, यह प्रश्न आम नागरिक के मन में लगातार घूमता दिखाई देता है। और यही कारण है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच एजेंसियों, मीडिया संगठनों, राजनीतिक दलों, सामाजिक समूहों और न्यायिक विशेषज्ञों की नजरें गहराई से टिक गई हैं, जो यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह मामला केवल एक अधिकारी तक सीमित है या यह एक व्यापक नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जिसमें स्थानीय कारोबारी, कुछ प्रभावशाली लोग, कुछ भूमि माफिया और कुछ राजनीतिक संपर्क भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी रिपोर्ट में ऐसे किसी विस्तृत नेटवर्क की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जो भी विवरण सामने आए हैं वे मुख्य रूप से आय से अधिक संपत्ति, बेनामी निवेश, अवैध लेन देन और पद के दुरुपयोग तक सीमित हैं। इस मामले के आरंभिक चरण में जब जांच एजेंसियों ने छापेमारी शुरू की तो बताया जाता है कि उन्हें अनेक दस्तावेज, संपत्ति रजिस्ट्रियों, बैंक रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी डील्स, फ्लैट रजिस्ट्रेशन, दुकान खरीद संबंधी फाइलें और ऐसे कई प्रमाण मिले जिनसे यह संकेत मिलता है कि वर्षों से धीरे धीरे संपत्तियों का संकलन होता गया और यह संचय एक सामान्य पुलिस अधिकारी की आय से कहीं अधिक है, जिसके कारण सबसे पहले विभागीय विजिलेंस की टीम सक्रिय हुई और इसके बाद एसआईटी को शामिल किया गया ताकि एक संयुक्त जांच ढांचा स्थापित किया जा सके, जिसमें विभिन्न एजेंसियां अपनी अपनी विशेषज्ञता के आधार पर वित्तीय पहलुओं, दस्तावेजों की वैधता, समयक्रम, गवाहों के बयान, लेन देन के पैटर्न और संदिग्ध गतिविधियों का विश्लेषण कर सकें। इस दौरान यह भी सामने आया कि उनकी भूमिका एक स्थानीय वकील समूह से भी जुड़ी बताई जा रही थी, जिस पर कुछ रिपोर्टों में यह आरोप था कि वह जमीन संबंधी विवादों में मध्यस्थता, निपटान, दबाव निर्माण और लाभ दिलाने जैसे कार्य करता था। हालांकि इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए गए हैं। वकील की ओर से आरोपों को नकारा गया और डीएसपी ने भी यह कहते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की कि वह केवल उनका कानूनी सलाहकार था। लेकिन जांच एजेंसियां इस बात की पुष्टि करने में लगी हैं कि वास्तव में इन संबंधों की प्रकृति क्या थी, क्या इनमें वित्तीय लेन देन भी शामिल थे और क्या इनके द्वारा किसी प्रकार का अनुचित लाभ उठाया गया। इन सब के बीच यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कथित रूप से डीएसपी के परिवार ने पिछले वर्षों में कई ऐसे समारोह आयोजित किए जिनके खर्च को लेकर काफी सवाल उठे हैं। विशेष रूप से एक विवाह समारोह जिसकी भव्यता को लेकर समाचारों में चर्चा रही और इन समारोहों में जिस प्रकार के मेहमान, जिस पैमाने के आयोजन, जिस श्रेणी के स्थान और जिस किस्म के खर्च शामिल हुए, वे भी जांच एजेंसियों की निगाह में आ गए, क्योंकि एक सरकारी अधिकारी की घोषित आय और उसकी जीवन शैली का संतुलन जांच प्रक्रिया में अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब विजिलेंस अधिकारी और एसआईटी सदस्य उनकी संपत्तियों के आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं तो यह भी देखने की कोशिश की जा रही है कि किन किन वर्षों में कौन कौन सी संपत्ति खरीदी गई, इन संपत्तियों के दस्तावेज किसके नाम पर हैं, संबंधित बैंक खातों में कितनी रकम जमा की गई, किन खातों से कितने बड़े लेन देन किए गए, क्या किसी परिजन या संबंधी के नाम का उपयोग कर संपत्तियां खरीदी गईं और क्या यह सब किसी सुनियोजित तरीके से लंबे समय तक किया गया। क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्टों से ऐसा लगता है कि यह संपत्ति कोई अचानक या एक बार में अर्जित नहीं हुई, बल्कि एक लंबे कालखंड में धीरे धीरे बढ़ती गई और किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि के संकेत तब मिलने लगे जब इस संचय की मात्रा सामान्य आय के हिसाब से असामान्य रूप से अधिक हो गई। इन प्रक्रियाओं के दौरान आयकर विभाग ने भी कदम बढ़ाए और उनकी कुछ संपत्तियों एवं खातों की जांच अपने स्तर पर शुरू की, क्योंकि यदि बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी, नकद लेन देन या अघोषित आय सामने आती है तो आयकर विभाग की कानूनी प्रक्रिया अलग से चलती है और यह कई बार मुख्य जांच के साथ साथ समानांतर तरीके से आगे बढ़ती है, जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, कैश फ्लो, टैक्स रिटर्न, आय के स्रोत, खर्चों के प्रमाण और लेन देन की पारदर्शिता जैसे तत्वों को देखा जाता है। जहां तक इस सवाल का संबंध है कि क्या इस मामले को आगे चलकर सीबीआई को सौंपा जाएगा, तो अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है। हालांकि विपक्षी दलों, कुछ नागरिक संगठनों और स्थानीय सामाजिक समूहों ने इस मांग को कई मंचों पर रखा है कि यदि यह मामला केवल एक अधिकारी तक सीमित नहीं है और इसके पीछे किसी व्यापक नेटवर्क की भूमिका हो सकती है,
तो सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। लेकिन राज्य सरकार का यह कहना है कि फिलहाल संयुक्त जांच एजेंसियां पर्याप्त हैं और जब तक उन्हें किसी बाधा या उच्च स्तरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं होती, तब तक मामला राज्य स्तरीय एजेंसियों के पास ही रहेगा। दूसरी ओर यह पूरा घटना दौर राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस के प्रति जनता के भरोसे को प्रभावित करता है, क्योंकि जब पुलिस जैसी संस्था, जिसे न्याय और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, भ्रष्टाचार या दुरुपयोग के किसी भी रूप से जुड़ती दिखाई देती है, तो उसके प्रभाव केवल एक मामले तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे तंत्र के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं। और यही कारण है कि इस मामले के निष्पक्ष समाधान की उम्मीद हर नागरिक कर रहा है। इसके अतिरिक्त न्यायिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जांच प्रक्रिया व्यापक, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, सभी दस्तावेज तटस्थ रूप से जांचे जाएंगे, सभी गवाहों को सुना जाएगा, किसी भी प्रकार के दबाव या राजनीतिक प्रभाव को दरकिनार किया जाएगा और वास्तविक संपत्तियों तथा लेन देन की खामियों को उजागर किया जाएगा, तभी यह मामला एक मिसाल बन सकता है। क्योंकि लंबे समय से चल रहे ऐसे मामलों में कई बार राजनीतिक परिस्थितियां, पद शक्ति, ब्यूरोक्रेटिक प्रभाव या समय बीतने के साथ कमजोर पड़ते साक्ष्य जांच को प्रभावित कर देते हैं, जिससे सच कभी कभी अधूरा रह जाता है। लेकिन इस समय पूरे प्रकरण को लेकर जो माहौल बना है, उसे देखते हुए यह माना जा रहा है कि यह मामला इतनी आसानी से शांत नहीं होगा और इसकी गूंज लंबे समय तक बनी रहेगी, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं, बल्कि एक ऐसे तंत्र का संकेत है जिसमें जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून का सख्त पालन अत्यंत आवश्यक है। यदि इस मामले में यह साबित होता है कि संपत्तियों की खरीद में वाकई अनियमितताएं थीं, तो संबंधित संपत्तियों का कुर्कीकरण, धन की वसूली, पद से बर्खास्तगी, आपराधिक आरोप, भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के तहत कार्रवाई जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। और यदि डीएसपी द्वारा दी गई सफाई सही साबित होती है और संपत्तियां वास्तव में वैध एवं पैतृक हों, तो जांच उनके पक्ष में भी निष्कर्ष दे सकती है। इसलिए निष्कर्ष निकालने का यह चरण अभी बहुत दूर है और पूरा मामला लगातार विकसित हो रहा है। जनमानस में इस पूरे घटनाक्रम ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया पैदा की है, वह यह बताती है कि लोग अब प्रशासनिक भ्रष्टाचार को लेकर अधिक जागरूक हैं और डिजिटल युग में सूचनाएं अपेक्षाकृत तेजी से फैलती हैं, जिसके कारण ऐसे मामलों में सार्वजनिक दबाव भी बढ़ जाता है और यह दबाव कई बार जांच एजेंसियों को और अधिक पारदर्शी एवं तेज गति से काम करने के लिए प्रेरित करता है। अतः वर्तमान स्थिति में यह कहना उचित होगा कि यह प्रकरण एक बड़े केस स्टडी के रूप में उभर रहा है, जिसमें वित्तीय अनियमितता, प्रशासनिक शक्ति का उपयोग, व्यक्तिगत संबंधों की भूमिका, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रभाव, कानूनी पेचीदगियां, राजनीतिक पटल की गतिशीलता, जनता की प्रतिक्रिया और मीडिया की भूमिका सभी मिलकर एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। और इस तस्वीर का वास्तविक रूप आने वाले समय में जांच एजेंसियों की रिपोर्ट, अदालतों की सुनवाई और प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से सामने आएगा, जो यह तय करेगा कि यह मामला उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाएगा, पुलिस के आंतरिक ढांचे को कितना प्रभावित करेगा और शासन प्रशासन की पारदर्शिता को किस दिशा में मोड़ेगा।